कहते हैं नदियां किसी भी देश की लाइफलाइन होती हैं और भारत में तो ये नस नस में बहती है। पर मजे की बात यह है कि भारत की हर नदी की कहानी एक जैसी नहीं है। असल में यहाँ नदियों की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। चलिए आज इन्हीं दो दुनियाओं की सैर करते हैं। तो देखिए, भारत की नदियों को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं और इनकी पहचान इस बात से होती है कि ये पैदा कहाँ से होती हैं, क्योंकि इनके जन्म की जगह, इनका सोर्स एक दूसरे से एकदम अलग है। और यहीं से हमारी कहानी का असली मजा शुरू होता है। एक तरफ हैं हिमालय की जवान, जोश से भरी नदियां जो साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ हैं दक्षिण भारत की पुरानी, समझदार नदियां जो मौसम के हिसाब से चलती हैं। तो चलिए पहले उत्तर के इन दिग्गजों से मिलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची जगह से, हिमालय से, जहां बर्फ और ग्लेशियर उन बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देते हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया की प्यास बुझाती हैं। अच्छा, हिमालय की नदियों की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि ये कभी सूखती नहीं, साल भर बहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि गर्मियों में पिघलते ग्लेशियरों से भी मिलता रहता है। और क्योंकि ये नदियां अभी जवान हैं, इनमें ताकत बहुत है। ये पहाड़ों को काट के गहरी गहरी घाटियां बना देती हैं और अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी से हमारे बड़े बड़े मैदान बने हैं। हिमालय के 3 बड़े सिस्टम्स में से पहला है सिंधु सिस्टम। जैसा कि देख सकते हैं, ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा सफर तय करती है। और इसकी सबसे फेमस सहायक नदियां हैं सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। हाँ, वही 5 नदियां जिनके नाम पर पंजाब यानी 5 नदियों की धरती का नाम पड़ा। अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र और सबसे जानी-मानी नदी की, गंगा। गंगा सिस्टम का सफर शुरू होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गोमुख भी कहते हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जिंदगी से जुड़ी है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल इलाके का पैमाना है जिसे गंगा अपनी लाई हुई मिट्टी से सींचती है, जहां भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और यही बात इसे देश की सबसे जरूरी नदी बनाती है। लेकिन गंगा अकेली नहीं बहती। इसकी असली ताकत है इसकी सहायक नदियां जो इसमें आकर मिलती हैं। इस टेबल में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। फिर नेपाल हिमालय से आने वाली घाघरा और गंडक। ये सब मिलकर गंगा के बहुत बड़े बेसिन को बनाती है। हिमालय का तीसरा बड़ा खिलाड़ी है ब्रह्मपुत्र, और मजे की बात यह है कि इसका सोर्स भी सिंधु नदी की तरह मानसरोवर झील के पास ही है। लेकिन ये नदी पूर्व की तरफ बहती है और भारत में आने से पहले तिब्बत में एक बहुत लंबा रास्ता तय करती है। जैसा कि टेबल में दिख रहा है, लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये एक असली इंटरनेशनल नदी है। तो चलिए अब उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरते हैं और चलते हैं दक्षिण के पठारों की तरफ, जहां नदियों की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ की नदियाँ हिमालय की नदियों से एकदम अलग हैं। पहली बात, ये बहुत पुरानी है, एक तरह से अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी हैं। इनका बहना पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, इसीलिए गर्मियों में इनका पानी अक्सर कम हो जाता है। और ये हिमालय की नदियों की तरह गहरी खाइयां नहीं, बल्कि चौड़ी और कम गहरी घाटियों में बहती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। कभी सोचा है कि पेनिनसुला की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में ही क्यों गिरती हैं? इसका जवाब भारत के भूगोल में ही छिपा है। इसका सीधा सा जवाब है वेस्टर्न घाट। ये जो लंबी पहाड़ों की रेंज है ना, ये एक पानी की दीवार की तरह काम करती हैं। ज्यादातर नदियां इसकी पूर्वी ढलान से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बह जाती हैं। पर हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां हैं जो जमीन में बनी दरारों से होकर उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। और जब हम पेनिनसुलर नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी का नाम सबसे पहले आता है। ये इस इलाके की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जो इसके बड़े साइज और इसकी अहमियत को बताता है। गोदावरी के अलावा दक्षिण भारत की कई और बड़ी नदियां भी पूरब की तरफ ही बहती हैं, जैसे कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कृष्णा, महानदी और कावेरी। भले ही इनकी लंबाई हिमालय की नदियों जितनी ना हो, पर ये अपने अपने इलाकों के लिए लाइफलाइन है।
खेती से लेकर पीने के पानी तक सब इन्हीं पर निर्भर है। और अब एक बार फिर से उन दो खास नदियों की बात करते हैं जो इस नियम को तोड़ती हैं, नर्मदा और ताप्ती। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये पठार के सामान्य ढलान के खिलाफ दरार घाटियों से होकर पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। और यही बात इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अच्छा, अब तक हमने ये तो जान लिया कि नदियां कहाँ से निकलती हैं और किधर बहती हैं। अब जरा ये समझते हैं कि जमीन पर ये किस तरह का पैटर्न या डिजाइन बनाती हैं। अगर कभी किसी नक्शे को या सैटेलाइट इमेज को ऊपर से देखें तो नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलकर जमीन पर एक खास पैटर्न बनाती हुई दिखती हैं। इसी को ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये एक तरह का सुराग है जो हमें बताता है कि उस जगह की जमीन के नीचे चट्टानें कैसी हैं और ढलान किस तरफ है। यहाँ दो सबसे कॉमन पैटर्न दिख रहे हैं। एक है डेंड्रिटिक या वृक्षाकार, जो बिल्कुल पेड़ की टहनियां जैसा दिखता है। ये पैटर्न आमतौर पर वहां बनता है जहां जमीन लगभग फ्लैट हो और चट्टानें भी एक जैसी हों। दूसरा है ट्रेलिस या जालीनुमा पैटर्न। ये एक ग्रिड जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ नदियां सख्त और नरम चट्टानों की परतों के बीच से अपना रास्ता निकालती हैं, जिससे एक कोण पर मिलने वाली धाराओं का एक जाल सा बन जाता है। तो हमने भारत के दो अलग-अलग नदी संसारों की ये जो यात्रा की, इसका निचोड़ क्या है? इससे हमने क्या सीखा? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत की नदियों के दो चेहरे हैं। एक तरफ हिमालय की जवान और ताकतवर नदियां हैं जो ग्लेशियरों से पानी लेकर साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ प्रायद्वीप की पुरानी और शांत नदियां हैं जो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर हैं। और ये दोनों अपने अलग-अलग मिजाज के बावजूद मिलकर ही भारत के पानी के नक्शे को पूरा करते हैं। हर नदी सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं होती, वो उस जमीन की कहानी कहती है जहां से वो गुजरती है। तो अगली बार जब कोई नदी दिखे तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि वो कौन सी कहानी सुना रही है। किसी के भी घर के पास बहने वाली नदी की अपनी एक अलग ही कहानी हो सकती है। ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।